नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज इन इंडिया। अमेजॉन प्राइम पे एक वेब सीरीज़ भी आई है पंचायती राज, शायद देखा हो आप लोगों ने। लेकिन इसमें हम लोग पंचायती राज के फैक्चुअल और जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके बारे में बात करेंगे, ना कि उस अमेजॉन वेब सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करते हैं पंचायती राज की। तो आपको पता होगा कि हमारे देश में एक गवर्नमेंट नहीं है, कई सारी गवर्नमेंट्स होती हैं। ठीक है, अगर बहुत स्पेसिफिकली बात किया जाए तो 3 गवर्नमेंट होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। हम सभी समस्याओं के लिए किसी एक गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर नहीं होते। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपको पाकिस्तान के ऊपर अपनी राय रखनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आप पास जाते हैं। अगर आपके राज्य में कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है तो आप स्टेट गवर्नमेंट से शिकायत करते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके गांव में कोई सिंचाई संबंधित प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए प्रधानमंत्री के पास जाने के बजाय अपने ग्राम प्रधान से बात करते हो। ठीक है, तो इसका मतलब अलग अलग समस्याओं के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग लेयर पे गवर्नमेंट बनी हुई है। ठीक है, तो अगर इस लेयर को देखें हायरार्की ऑर्डर में तो आप पाएंगे वो कुछ इस तरीके से दिखती है। सबसे ऊपर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, बीच में आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है और नीचे आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है। अब इस लोकल गवर्नमेंट में भी 2 पार्ट होते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं। अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो रूरल लोकल गवर्नमेंट होगी, जिसको हम लोग पंचायत बोलते हैं, या जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सभी चीज़ें आप इसमें पाएंगे, समझेंगे। अर्बन एरिया में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको नगर पालिका मिलेगी, महापालिका मिलेगी, नगर परिषद मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को समझते हैं, इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं यहाँ पे। इसको समझने से पहले लोकल गवर्नमेंट को आपको ये जानना होगा कि लोकल गवर्नमेंट होता क्या है। लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि एक छोटा सा एरिया एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से उसको डिवाइड किया गया है और वहाँ पर हम अपने द्वारा, अपने पसंद के चुने हुए प्रतिनिधि को उस एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यभार देते हैं और वह स्थानीय नेता, वह स्थानीय प्रतिनिधि हमारी बात को एडमिनिस्ट्रेशन में रखने का काम करता है। देखा जाए तो लोकल गवर्नेंस की शुरुआत क्या एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है? नहीं, इसकी जो शुरुआत है, इसके जो जड़ हैं वो बहुत पुराने हैं, हमारे देश में घुले हुए हैं। लोकल गवर्नेंस डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा अंग है। ठीक है, और डेमोक्रेसी हमारे देश में, भारत में बहुत पुराने समय से चलती चली आ रही है। वैदिक समय की बात करें तो उस समय भी हमारे देश में लोकल गवर्नेंस था। आपको पता होगा सभा और समितियां नाम की 2 कमिटीज हुआ करती थी, जिसमें स्थानीय लोग बैठते थे, गांव के बड़े बुजुर्ग, महिलाएं सभी बैठते थे वैदिक एरिया में और अपने अपने एरिया के क्या समस्याएं हैं, क्या डिमांड्स हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, ये सब वहीं बैठ के बनाया करते थे। उनके लिए कोई राजा ऐसा नहीं था कि राजा का कॉन्सेप्ट नहीं था कि राजा ही उनके लिए, गांव के लिए रूल बनाएगा। ऐसा नहीं होता। गांव के लोग आपस में बैठकर इस चीज़ को, रूल को फॉर्मेशन किया करते थे। इसी तरह अगर आप देखोगे कि मौर्य और गुप्त के समय में भी हमारे वहाँ जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था, लोकल गवर्नेंस था, वो बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। आप पाओगे हिस्ट्री जब पढ़ोगे, एंशिएंट हिस्ट्री, तो वहाँ पाओगे आप कि ग्रामणिका और नगरिका का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, ये विलेज ऑफिसर थे और जो हमारे गांव थे वो अपने लिए स्वतंत्र हुआ करते। स्वतंत्र होने का मतलब गांव के जो नियम कानून होते थे वो गांव के लोग ही मिलकर तय करते थे। इसके लिए कोई राजा नहीं हुआ करता था। आगे आप बढ़ो साउथ इंडिया में तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन अपने विलेज, ऑटोनॉमस विलेजेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ऑटोनॉमस विलेज, वही बात कि आपको बहुत सारी स्वतंत्रता है, गांव को बहुत सारी स्वतंत्रता दी गई है। वहाँ पे आप पाओगे, कॉन्सेप्ट पाओगे, ऐसे विलेजेस को बोलते थे उर, अगरहारा, इस तरह के विलेज आपको चोला एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलेंगे। यानी कि जो एंशिएंट इंडिया था
उसमें लोकल गवर्नेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करता था। ठीक है, सेटिंग कर लो। तो इससे आपने देखा कि हमारा जो प्राचीन भारत था उसमें लोकल गवर्नेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करता था। लेकिन जब हमारे देश में इस्लाम का उद्भव हुआ तो लोकल गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट कहीं दब गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो इस्लाम है वो डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता है। ठीक है, उसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की बहुत ज़्यादा कोई अहमियत नहीं होती है, इस कॉन्सेप्ट पे ही बिलीव नहीं करता है। तो हमारे देश में जो दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुआ, फिर मुगल का काल इस्टेब्लिश हुआ, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि ऑटोनॉमस विलेज बनाने की बजाय बनाने की बजाय वहाँ पे मनसबदारी सिस्टम हुआ करता था। जो लोग युद्ध में जीतते थे उनको गांव का प्रभार दे दिया जाता था, या जो अपने भाई हैं, भतीजा है, अपने रिश्तेदार हैं, सेनापति हैं उनके हुआ करते थे, उनको जो है विलेज का प्रभार दे दिया जाता था। भले ही उस गांव से वो बिलोंग करते हों या ना करते हों, विलेज की, गांव की सारी पावर ऐसे मनसबदारों के पास चली जाया करती थी। तो एंशिएंट इंडिया में आप देख रहे हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे देश में बहुत स्ट्रांग है। मेडिवल टाइम में इस्लाम रूल आने के बाद देश में, मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत आने के बाद जो है आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दब गया है। वहीं पे आप फिर से देखोगे कि जब मॉडर्न इंडिया आता है, जब ब्रिटिशर्स आते हैं, तो उनके वहाँ वेस्ट में लोकल गवर्नमेंट्स का कॉन्सेप्ट, और आपको पता ही होगा डेमोक्रेसी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी। तो उस कॉन्सेप्ट को वो ही लेकर यहाँ आते हैं। शुरू में तो उनको लगता है कि भारत में डेमोक्रेसी की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे देश को बारबेइक पीपल बोलते, बर्बर जातियाँ बोलते थे। ठीक है, क्यों बोलते थे? उनको हमारे देश में शासन करना था, उसके लिए उनको वर्ल्ड में दिखाना था कि हम किस प्रकार से शासन कर रहे हैं, क्यों शासन कर रहे हैं। यहाँ पे एक कारण खोजना था। तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पर तो महिलाओं को जला दिया जाता है, सती प्रथा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो महिलाओं को जला दिया जाता है, यहाँ पे देखो बच्चों से काम कराया जाता है। ये बड़े ही बर्बर जातियाँ हैं, हम इनको सुधारने के लिए आए हैं। ठीक है, इसको व्हाइट मैन्स बर्डन आप पढ़ेंगे, उसको बोला जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे भी डेमोक्रेसी नहीं दे सकते। यहाँ पे हमको ऑटोक्रेसी चाहिए, हमको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए ऐसे लोगों को संभालने के लिए। खैर, ये तो प्रोपेगेंडा था अंग्रेजों का फैला हुआ। पर इस बीच अंग्रेजों ने बहुत सारे काम किए जिससे धीरे धीरे फिर से लोकल गवर्नेंस हमारे देश में आना शुरू हुआ। जैसे कि 1792 में हमारे देश में मद्रास में, कलकत्ता में और बॉम्बे में हमारे देश में लोकल गवर्नेंस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। ठीक है, इसके बाद 1892 में आपने एक नाम सुना होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस भी बोला जाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लॉर्ड रिपन ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उनको फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस कहा जाता है? जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 1892 में लॉर्ड रिपन ने एक रेजोल्यूशन पास किया और उसमें उन्होंने ये बात कही कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस की सहभागिता को सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, यानी कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पंचायत्स हैं, उनमें अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उनमें इंडियन के द्वारा ही ये सारा काम किया जाए। हम सिर्फ सेंट्रल और स्टेट लेवल पे काम करेंगे, प्रोविंशियल लेवल पे जो उस समय बोला करते थे। तो 1892 में जो रेजोल्यूशन लाया, इसीलिए लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार कई सारे एग्जामों में आया हुआ है। ठीक, उसके बाद एक एक्ट आया था 1919 में, एक एक्ट आया था। उस एक्ट का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस एक्ट के सभी प्रावधानों पे तो मैं नहीं जा रहा हूं, पर आपको पता होगा
कि इसमें मैं यहां लिख देता हूं, शासन के जितने भी विषय थे, जितने भी सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, उसको दो भागों में इसने बांटा हुआ था। पहला ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, और दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट्स में इंग्लिश पीपल शासन करते थे, मोटी मोटी भाषा में ऐसे समझिए, ठीक है। रिजर्व सब्जेक्ट का मतलब था कि रिजर्व है ये इंग्लिश पीपल के लिए, इसमें इन्हीं का शासन होगा। जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे थे, लॉ एंड ऑर्डर, रेलवेज, बिजली, ये सब कुछ जो है रिजर्व सब्जेक्ट में आते थे। और इसका ट्रांसफर नहीं हो सकता। रिजर्व का मतलब जो विषय अंग्रेजों के द्वारा शासन के लिए निर्धारित किए गए हैं इस एक्ट में, वो चेंज नहीं हो सकते। पर वहीं पे एक ट्रांसफर सब्जेक्ट था जो कि इंडियन मिनिस्टर्स के द्वारा देखा जाता था, उसको ट्रांसफर सब्जेक्ट बोलते थे। ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि जरूरत पड़ने पे इसका यहाँ पर अंग्रेजों वाले जो कॉलम है, रिजर्व सेक्शन, इसमें इसका ट्रांसफर किया जा सकता है, इसलिए इसको ट्रांसफर सब्जेक्ट बोलते थे। तो ये इसमें जो इंडियन के द्वारा शासन किया जाता था, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हुआ करता था। सॉरी, प्रोविंशियल कह रहा हूं मैं, लोकल गवर्नेंस भी हुआ करता था। और इस तरह से कहीं ना कहीं 1919 के बाद जो भी लोकल गवर्नेंस था वो इंडियंस के हाथ में आ गया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इसमें कई सारे प्रोग्रेस हुए, और आपको जैसा पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ। स्वतंत्र तो पहले ही हो चुका था, गणतंत्र हुआ, यानी कि इस दिन हमने अपना संविधान लागू किया, अपने लिए हमने रूल्स रेगुलेशंस बनाए। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन जो रूल्स रेगुलेशन थे वो अंग्रेजों के हुआ करते थे, उन्हीं के रूल्स रेगुलेशन पे हम काम करते थे। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमने अंग्रेजों के सारे नियम कानूनों को एबॉलिश किया और अपने संविधान पर काम करना स्वीकार किया। अब नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से देश आज़ाद होने के बाद देश में पंचायती राज का विकास होता है। देश आज़ाद होता है और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू जी ने ये बहुत अच्छे तरीके से समझा कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो गवर्नेंस का मॉडल था इस प्रकार था कि उसमें जनता के साथ कोई जुड़ाव नहीं था। जनता को अपने सरकार की योजनाओं के बारे में पता नहीं होता था। तो इस सिस्टम को चेंज करना था, कुछ ऐसा करना था देश में जिसके वजह से जनता सरकार के साथ जुड़ाव महसूस करे, जनता और सरकार अलग अलग ना दिखे। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता था इस प्रोग्राम में? इस प्रोग्राम में पूरे देश को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटा गया। हर एक ब्लॉक में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की नियुक्ति की गई। ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अपने ब्लॉक में योजनाओं और बाकी परियोजनाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था। सरकार को ऐसा लगा कि ऐसा करने से लोग उस अधिकारी के साथ जुड़ेंगे, धीरे धीरे सरकार के साथ उनका जुड़ाव होगा, जो बेनिफिशरीज हैं अलग अलग योजनाओं के लिए उनका आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाएगा और इस प्रकार से जो योजनाओं का लाभ ऊपर से नीचे की ओर मिलना शुरू होगा। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा पाया गया कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था सही से कार्य नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? अब आप ये बात समझो कि जो बीडीओ है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, एक गांव के लिए रिस्पॉन्सिबल है या ब्लॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हो सकता है वो व्यक्ति उस जगह का निवासी ना हो। हरियाणा का व्यक्ति, राजस्थान का व्यक्ति ईस्टर्न यूपी में आकर नियुक्ति पा गया हो, ठीक है, ईस्टर्न यूपी के किसी ब्लॉक में आकर नियुक्ति पा गया हो, तो उसके अंदर उस क्षेत्र के लिए अंदर से शायद वो जुड़ाव ना हो, पहली बात। दूसरी बात, जो गांव के लोग हैं, जो उस ब्लॉक के लोग हैं, लोकल लोग हैं,
हो सकता है वो भी अपने आप को उस अधिकारी के साथ जोड़ ना पाते हो, अपनी समस्याओं को सही तरीके से कन्वे ना कर पाते हो। तो जो इसका पूरा एम था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सफल होता हुआ नहीं दिख रहा था। इस चीज को समझने के लिए इसमें कैसे सुधार किया जाए, इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में बलवंत राय मेहता को अपॉइंट किया, एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का एम ये था कि इस पूरी वर्किंग को एनालाइज करे, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की वर्किंग को एनालाइज करे और सिस्टम में कैसे लोगों का एंगेजमेंट बढ़ाया जा सके, इसके बारे में कार्य करे। बलवंत राय मेहता ने देखा, चीजों को समझा वहां पर, और उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें सबसे बड़ी रिकमेंडेशन थी, उन्होंने बताया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज को लाया जाए और वही लोकल गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट बने। तो ये सबसे पहले व्यक्ति थे मॉडर्न इंडिया में, पोस्ट मॉडर्न इंडिया में, जिन्होंने पंचायती राज को रिकमेंड किया था। और इसीलिए बलवंत राय मेहता को फादर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया बोलते हैं, इनको फादर बोलते हैं, फादर ऑफ पंचायती राज, क्योंकि इन्होंने ही बोला था कि लोकल गवर्नेंस शुड बी द बेसिस ऑफ, पंचायती राज शुड बी द बेसिस ऑफ लोकल गवर्नेंस। फादर ऑफ पंचायती राज बोलते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने ही इस बात को रिकमेंड किया था। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बोला था ये जो पंचायती राज सिस्टम बनेगा, इसमें कहीं ना कहीं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। यानी कि पहले क्या था सिस्टम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में कि अधिकारी होता था, वो रिस्पॉन्सिबल होता था क्षेत्र के लिए, वहाँ पे बेनिफिशियरी का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, उस क्षेत्र की समस्या को सरकार तक पहुँचाने के लिए, योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, एक अधिकारी होता था। लेकिन इस वाले सिस्टम में जनता के द्वारा चुना हुआ कोई व्यक्ति उस क्षेत्र के प्रधान बनेगा या ब्लॉक प्रमुख बनेगा और वो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो उसका काम होगा कि उस क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचाए, सरकार की योजनाओं के बारे में गांव वालों को बताए और वो बीच की एक कड़ी बनेगा। तो इस तरीके से बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज को रिकमेंड किया। इसमें इनकी और रिकमेंडेशन थी कि जैसे आप पंचायती राज सिस्टम बनाएं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी दें, ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता दें। ठीक है, और बलवंत राय मेहता ने 3 टियर पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात किया। क्या ये 3 टियर कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत आसान है समझना। सबसे ऊपर जो होगा जिला स्तर पे जिला पंचायत, ठीक है, जिला पंचायत, इस पे ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक पंचायत, और 3rd लेवल पे सबसे नीचे जो है वो ग्राम पंचायत होगा। ये 3 टियर पंचायती राज जब भी जहां भी आए आपको इसी तरीके से समझना होगा। ये इसकी वर्किंग किस प्रकार होती है मैं आगे इसको बताऊंगा, जब मैं ये बात करूंगा कि 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट आया और किस प्रकार से देश में पंचायती राज इस्टेब्लिश हुआ। इसके बाद बलवंत राय मेहता की कमेटी की सिफारिशों को माना गया और बोला गया कि जो राज्य हैं अपने स्तर पर कहीं लोकल गवर्नेंस को लाने का, पंचायती राज को इस्टेब्लिश करने का प्रयास करें। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम को इस्टेब्लिश किया। आप सोचिए, वो राज्य है राजस्थान। राजस्थान ने सबसे पहले अपने वहां पंचायती राज सिस्टम को इस्टेब्लिश किया हुआ था। ठीक है, लेकिन एक चीज देखी गई कि ये पंचायती राज जो सिस्टम था वो भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। इसके लिए 1977 में जनता गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ने यह पाया क्योंकि जो हमारे वहां पंचायती राज सिस्टम है, जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है उसको कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है, उनको कोई संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है और ये पूरी तरीके से राज्यों के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने वहाँ
पंचायती राज सिस्टम को लाएं या ना लाएं। इसकी वजह से हमारे देश में पूरी तरीके से पंचायती राज सिस्टम इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो ये अशोक मेहता जी थे जिन्होंने बोला कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। किसको? पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, इनको संविधान में दर्जा दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी कमिटी थी जिसने सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को इस्टेब्लिश करने की बात कही थी? तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा बलवंती राय मेहता कमेटी। जब क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि वो कौन सी कमेटी थी जिसने पंचायती राज सिस्टम को सबसे पहले संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी, तो उसका आंसर बलवंती राय मेहता नहीं होगा बल्कि अशोक मेहता कमेटी होगा। ठीक है, और इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात कही थी जिससे कि जो पुअर परफॉर्मेंस है हमारे पीआरआईज का, पंचायती राज इंस्टीट्यूट का, उसको सही किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ये बोला कि हम इस इंस्टीट्यूशन में SC/STs को प्राथमिकता दें। होता क्या था दोस्तों कि उस समय जब बलवंती राय मेहता कमेटी के के अनुसार पंचायती राज आया तो किसी पर्टिकुलर कास्ट का, हो सकता है ब्राह्मण का, ठाकुर का, वर्चस्व आने लगा लोकल गवर्नेंस में, पंचायत में उनका वर्चस्व आने लगा। SC/ST के लिए कोई रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं था और इसकी वजह से ये हुआ कि एक पर्टिकुलर क्लास और स्ट्रांग हो गई जो पहले से स्ट्रांग थी, और जो पहले से पिछड़ी हुई थी और पिछड़ी हो गई। तो गांव में ब्लॉक लेवल पे एक बहुत बड़ा गैप आ गया। हम ऐसा गैप नहीं चाहते थे, हम इक्वलिटी लाना चाहते थे। तो ये बोला कि SC/ST को इसमें रिजर्वेशन दिया जाए, साथ ही साथ हर राज्य अपने वहां एक मिनिस्ट्री बनाए, पंचायती राज मिनिस्ट्री, और उसका एक मिनिस्टर हो, पंचायती राज मिनिस्टर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें मैं लिख देता हूं पंचायत राज मिनिस्टर। कभी आपसे इसके रिकमेंडेशन को पूछ लिया जाए तो आपको 2-4 रिकमेंडेशन याद होना चाहिए। पंचायत राज मिनिस्टर होता है, ये इसी ने रिकमेंड किया था। इसके अलावा इसने बोला कि एक न्याय पंचायत भी होना चाहिए। न्याय पंचायत क्या होती है? अभी हमारे वहाँ क्या सिस्टम है कि छोटी भी लड़ाई हो जाए, कोई भी गांव में ज़मीन का विवाद हो, आपको कोर्ट जाना पड़ता है, वहाँ पे वकील होते हैं। ठीक है, और बहुत खर्चीला प्रोसेस, बहुत लंबा, 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल केसेस चलते रहते हैं। इसके लिए उन्होंने न्याय पंचायत का कॉन्सेप्ट लाया। न्याय पंचायत में क्या होता है कि ब्लॉक लेवल पे या कुछ गाँव को मिलाकर एक न्याय पंचायत बना दिया जाएगा, एक जुडिशियल सिस्टम बना दिया जाएगा जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करेगी और वहाँ पे वो आपसी सहमति से, ठीक है, आपसी सहमति से जो सिविल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, उस पर्टिकुलर गांव के उस सब चीज़ों को उसको वहाँ पे हैंडल करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर बर्डन नहीं होगा। लेकिन दुख की बात है अभी तक कहीं भी न्याय पंचायत इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है और इसकी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा 1977 में जनता गवर्नमेंट आई थी और जनता गवर्नमेंट बहुत दिनों तक शासन नहीं कर पाई और फिर से एक तख्ता पलट होता है और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट वापस आती है। जब ये कांग्रेस गवर्नमेंट वापस आती है तो वो अशोक मेहता कमेटी को टेबल भी नहीं करती है, पार्लियामेंट पे ये कमेटी आती भी नहीं है, बाहर निकलती, इसके रिकमेंडेशंस को एनालाइज ही नहीं किया जाता है। इस प्रकार अशोक मेहता कमेटी अपने उद्देश्य में कहीं सफल नहीं हो पाती है। ठीक है, इसके बाद एक कमेटी थी 1985 में। 1985 में राजीव गांधी की सरकार बनती है और वो ये देखते हैं कि हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है लेकिन गरीबी बढ़ती जा रही है। ये बहुत बड़ी समस्या थी सरकार के सामने। तो इससे निदान पाने के लिए उन्होंने GVK राव कमेटी को बुलाया और उनसे बोला कि आप इसके विषय में एनालिसिस कीजिए कि कैसे ग्रोथ के साथ हम, जैसे हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, उसके साथ साथ हम पॉवर्टी को भी दूर कर सकें, देश में गरीबी को भी दूर कर सकें। तो GVK राव ने इस पूरे सिस्टम को एनालिसिस किया, इकोनॉमिक ग्रोथ को और हमारे देश में जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसका एनालिसिस किया। उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं इसके लिए भी हमको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इसके बाद राजीव गांधी ने कहीं ना कहीं मन बना लिया था कि अब देश में वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लाएंगे, उसको संवैधानिक दर्जा दिलाएंगे। एक क्वेश्चन भी आता है दोस्तों, कई सारी कमेटियां हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GVK राय,
आगे आप एल एम सिंघवी कमेटी पढ़ोगे, थुंगन कमेटी पढ़ोगे, इस समय पूछता है कि किस कमेटी को पंचायती राज के लिए इस्टेब्लिश किया गया, नहीं किया गया था। ठीक है, तो उसमें जीवी के राव आता है, क्योंकि जीवी के राव कमेटी को इनिशियली ग्रोथ ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन के लिए नियुक्त किया गया था, ना कि पंचायती राज के लिए किया गया था। ठीक है, तो राजीव इसकी रिपोर्ट आती है, और ये भी जीवी के राव जो होते हैं, इसका लिख देता हूं मैं, ये भी बताते हैं कि देश में अगर गरीबी को दूर करना है तो हमको पंचायती राज को इस्टेब्लिश करना ही होगा। ठीक है, इसके बाद राजीव गांधी पूरी तरीके से मन बना चुके होते हैं कि किस प्रकार से हमको यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करना है। इसके लिए वो पूरा इसका रूपरेखा तैयार करने के लिए 2 और कमेटी बनाते हैं 1986 में, एल एम सिंघवी कमेटी और दूसरा पी के थुंगन कमेटी। ये दोनों कमेटियों के रिकमेंडेशन के बेसिस पर राजीव गांधी 64वां संविधान संशोधन बिल लेके आते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारणों की वजह से, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये बिल पास नहीं हो पाता है और गिर जाता है। इसके बाद वीपी सिंह जो अगले प्रधानमंत्री बनते हैं, वो भी प्रयास करते हैं कि देश में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिले। इसके लिए वो एक 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेके आते हैं 1990 में, लेकिन ये बिल भी फेल हो जाता है, पास नहीं होता पार्लियामेंट में। फाइनली नरसिम्हा राव 1992 में 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास करा पाते हैं, एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट होने के साथ साथ, और देश में इस प्रकार लोकल गवर्नेंस इस्टेब्लिश हो पाता है। अब आपको समझना होगा जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम है लोकल गवर्नेंस का, वो किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के आधार पर काम कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 3 टियर में पूरा सिस्टम को बांटा गया है, जो मैंने पहले भी बताया था। अब ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सबसे ऊपर मैंने क्या बताया, जिला पंचायत होगी। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ आपका यहां पर ब्लॉक पंचायत या क्षेत्र पंचायत होगी, और सबसे नीचे ग्राम पंचायत होगी। अब इस अमेंडमेंट में, इस एक्ट में 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यहां लिख देता हूं मैं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के तहत हर राज्य को अपने वहां पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अडॉप्ट करना कंपलसरी बना दिया गया। हर राज्य कम से कम 3 टियर वाला पंचायती राज सिस्टम इस्टेब्लिश करेगा। अगर उस राज्य की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है तब उसको छूट दी गई थी कि वो चाहे तो 2 टियर पंचायती राज सिस्टम को भी इस्टेब्लिश कर सकता है। और जो यहां पे जो टॉप जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत का जो हेड होगा उसका हमेशा इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होगा इसके हेड के लिए, जिला पंचायत के हेड के लिए। और ग्राम पंचायत में डायरेक्ट इलेक्शंस होगा। बहुत सारे प्रोविजन इसमें कंपलसरी थे कि जो उसको एज इट इज एडॉप्ट करने थे, जैसे कि इस पूरे सिस्टम में जो फाइनेंसिंग को देखेगा उसके लिए एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया गया था। पूरा इसमें जो इलेक्शंस होंगे उसको मैं बताऊंगा कैसे इलेक्शंस होते हैं, इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया था। कई बार बच्चे कंफ्यूज भी जाते हैं, उनको लगता है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के बनाने के लिए जो चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव, विधान परिषद के चुनाव, उसके लिए होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वहां पर वो जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत, जो लोकल गवर्नेंस के चुनाव होते हैं उसमें किया जाता है। इसके अलावा इसमें SC ST के रिजर्वेशन का प्रावधान, वुमेन्स के लिए इस पूरे सिस्टम में 1/3 रिजर्वेशन की बात कही गई थी। ठीक है,
अब मैं आपको इसमें बहुत सारे प्रावधान है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग राज्यों ने अपने अकॉर्डिंग इसको बना रखा है। संविधान इस तरह की परमिशन देता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस ला सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ उत्तर प्रदेश का, कि वहाँ पे किस तरह से काम करता है। तो जैसे मान लीजिए कि ग्राम पंचायत है, एक गाँव है, ठीक है। इस गाँव में एक होगी ग्राम सभा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा था कि ग्राम सभा क्या होता है। ग्राम सभा, यहां पे जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, यानी कि जितने भी लोग 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं, इस गांव में रजिस्टर्ड हैं, ये सभी के सभी ग्राम सभा का पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ग्राम सभा उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, ये अपने लिए एक सरपंच या प्रधान की चुनाव करती है यहां पर। तो कई सारे यहाँ पे प्रधान हो जाएंगे, मान लीजिए लिख दिया हमने, ठीक है। कई सारे यहाँ पे प्रधान हो जाएंगे, कई सारे, मतलब एक गांव के लिए एक प्रधान, दूसरे गांव के लिए दूसरा प्रधान, और साथ साथ यहाँ पर ग्राम विकास समिति, ठीक है, विलेज डेवलपमेंट काउंसिल या कमिटी का भी ये लोग चुनाव करते हैं। छोटे छोटे गाँव को वार्ड्स में बांटा जाता है, वार्ड मेंबर जिनको भी कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रधान इस्टेब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ऊपर लेवल पे आप जाओगे तो यहां पर ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी बनती है। इस ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी, इसको ब्लॉक विकास समिति बोलते हैं, इसके चुनाव होते हैं। और ये ग्राम सभा के जो लोग होते हैं, सभी ग्राम सभा के लोग अपने अपने ब्लॉक के लिए चुनाव करते हैं, और उसके सदस्यों का यहां पर इसके अकॉर्डिंग, चुनाव के अकॉर्डिंग नियुक्ति होती है, ठीक है। ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं, ये अपने में से एक अपना मुखिया चुनते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं। ब्लॉक हेड ऑफ द ब्लॉक, या ब्लॉक का जो हेड होता है उसको ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं ऐसे। आपने सुना भी होगा अगर गांव से बिलोंग करते हैं कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है। अब यही ग्राम सभा के लोग जिला स्तर पे काम करते हैं, जिला पंचायत डेवलपमेंट कमेटी बनाते हैं, उनके सदस्यों का चुनाव करते हैं। और सिमिलर मैनर में ये जो सदस्य होते हैं, ये अपना एक मुखिया चुनते हैं, जिसको जिला पंचायत अध्यक्ष कहते हैं। इस प्रकार से ये पूरा ये सिस्टम काम करता रहता है। इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक और चीज समझ लीजिए कि इसमें कौन कौन से विषय लोकल गवर्नमेंट में आते हैं। इसकी जो पूरी लिस्ट है आपको 11 शेड्यूल में जाकर देखनी होगी। कुछ विषय में मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि माइनर इरिगेशन, ठीक है, कुछ 29 सब्जेक्ट के आसपास होते हैं। माइनर इरिगेशन होता है, प्राइमरी जो एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, प्राइमरी हेल्थ केयर है, बहुत एक लंबी लिस्ट है। इसको एक बार जाके आप 11 शेड्यूल में चेक कर लीजिएगा। अब पूरी कवायद इस बात के लिए, जो पूरी कहानी है कि भाई इस क्या फायदा हुआ पंचायती राज को इस्टेब्लिश करने से, बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके। सबसे पहली बात मैंने बताया कि लोग एक जुड़ाव महसूस करना शुरू कर देते हैं। सपोज करिए आपको एक खाता खुलवाना है बैंक में, और आपके पास कोई और जनधन खाता खुलवाना है, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं जिससे आप प्रूफ कर सकें बैंक में देने के लिए।